सो रेडियस ऑफ जायरेशन, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। पहला तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगता है और दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर इन दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक आपने कंप्लीट नहीं किया तो पहले उन दोनों को कंप्लीट करो, सेंटर ऑफ मास एंड देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब सपोज करो कि ये एक रिजिड बॉडी है जो कि सम ऑफ मैनी पार्टिकल्स है। ओके, जैसे ये बहुत सारे पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, मास सबका सपोज करो m है और इनका रेडियस डिफरेंट डिफरेंट है। तो इनके लिए अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअल पार्टिकल का m1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये हमने किया। लेकिन हमें पता है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट वो क्या था कि ऐसा एज्यूम कर लिया जाता था कि इंटायर मास ऑफ द बॉडी इज सिचुएटेड समवेयर, दैट पोजीशन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, वेयर ऑलमोस्ट द इंटायर mass of the system is concentrated. Radius of gyration is the distance of the axis from the center of mass. That's all. I repeat, radius of gyration is nothing but the perpendicular distance of the center of mass to that of the axis. तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ gyration of a body about the given axis is perpendicular distance of a point from the axis where the whole mass of the body were concentrated. और जहाँ पे पूरा मास बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? तो एज्यूम कर लो इन सब का मास का सम जो है वो कैपिटल M है और वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो डिस्टेंस है k, दिस k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जायरेशन। इज इट ओके? सो नाउ एज्यूम कर लो यहाँ पे अगर मैं निकालना चाहता तो इस बॉडी के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? अगर पूरा मास यहाँ पे है तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर। और ये बॉडी यहाँ पे ट्रांसफ़र ऐसे हुआ है, तो मैं इस बॉडी के लिए अगर वैल्यू निकालूँ तो I का वैल्यू क्या आएगा आप मुझे बताओ? दैट इज़ I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, इजंट इट, अप टू IN। सो सबका मास अगर m है तो मैं इसे mr1 स्क्वायर, mr2 स्क्वायर, mr3 स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। सॉरी, सो यहाँ पर m अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू ये आ गया। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ आपको कि ये इम्पॉर्टेंट है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करूं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, बोथ आर रिप्रेजेंटिंग सेम वैल्यू ना, क्योंकि ये बॉडी इक्वल है, सेम बॉडी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एम के स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो m जो है, m क्या है? m इज़ नथिंग बट n नंबर ऑफ, यहाँ पे स्मॉल m1 थे तो उन सब का सम है। तो मैं m के जगह क्या लिख सकता हूँ? n नंबर ऑफ पार्टिकल इंटू मास ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। यस और नो? एंड दिस इज द सेम वैल्यू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ रहा है, बहुत आसान है। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पर तो ये m और ये m जो है ये कैंसिल आउट हो गए, तो k का वैल्यू क्या आ जा रहा है? k का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ द r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अप टू rn स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ओके, मैंने यहाँ पे स्मॉल n ले लिया, कैपिटल N, कंफ्यूज मत हो, ये कैपिटल N ले। ओके, अब आप मुझे ज़रा बताओ कि ये क्या है? राइट हैंड साइड में जो लिखे हो आप लोग इस तरह का बहुत सारा टर्म्स देख चुके हो पहले से। सो ये क्या है? RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। सो रेडियस ऑफ जायरेशन इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल। इज इट ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका कुछ प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहला, रेडियस ऑफ जायरेशन जो है किस पे डिपेंड करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरह ये भी होता है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड करता था आपका? शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करता था, है ना, ऑफ द बॉडी. सो रेडियस ऑफ जायरेशन डिपेंड ऑन शेप and size of the body as well as the position and configuration of the axis. Okay, and rotation of the axis, distribution of mass with respect to axis. Obviously mass किस तरीके से distributed है उसके ऊपर रेडियस डिपेंड करता है. रेडियस ऑफ जायरेशन किस पे डिपेंड नहीं करता है? इंडिविजुअल मास ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं कर रहा है. वो आप देख रहे हो यहाँ पे सारे मास कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे मास टर्म है नहीं राइट हैंड साइड में, सो मास पे डिपेंड नहीं करता है. ये इंपॉर्टेंट था. इसका डायमेंशन आप क्या निकालोगे तो क्या आएगा? एनीवन? रेडियस ऑफ जायरेशन ये तो सिंपली एक डिस्टेंस ही है ना, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? मास तो नहीं होगा, डिस्टेंस होगा. ओके, डिस्टेंस होगा एंड टाइम नहीं. और इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट जस्ट मीटर्स. ओके, इसका सिग्निफिकेंस बहुत बार पूछता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन. सो रेडियस ऑफ जायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे एज्यूम कर लिया जाता है कि पूरा मास जो बॉडी का है वो वहीं कॉन्सेंट्रेट है, ना कि इधर उधर घूमते हुए बॉडी का. तो आसान हो जाता है क्योंकि इंडिविजुअल पार्टिकल का निकालना मुश्किल होता है. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज कर लीजिए इन केस ऑफ डिस्क ऑफ रोटेटिंग अबाउट इट एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस प्लेन. ओके, इसको निकालना अगर हो तो हमारा क्या है? इन केस डिस्क इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. तो एक ये रहा हमारा डिस्क, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास सी, सेंटर ऑफ मास पे ही इसका एक एक्सिस है और यहाँ से ये रोटेट कर रहा है. इज इट ओके? अब क्या हो रहा है कि हमको इसका रेडियस ऑफ जायरेशन का वैल्यू अगर निकालने बोला जाए तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं I/m, बिकॉज ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है I इज इक्वल टू m² था. अब यहाँ पर हमें पता है दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैल्यू फॉर अ डिस्क इज हाउ मच. ये अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू सॉलिड डिस्क के लिए होता है हाफ mr² और ये m से डिवाइड हो जाएगा. तो k का वैल्यू यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है r/√2. ठीक है, तो अगर यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिसका रेडियस r था, इसका रेडियस r था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ डिस्क के जगह आप एक स्मॉल पॉइंट मास पकड़ लो और इसका डिस्टेंस आप पकड़ लो r/√2 और इसका रोटेशन आप यहाँ से निकालो. इसका मास m पकड़ लो और इसका रोटेशन आप यहाँ से निकालो. आपको आंसर सेम मिलेगा ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क. तो फिगर बहुत सारा बल्कि हो सकता है, सर्कुलर डिस्क हो सकता है, स्फेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उतना सारा एक बल्कि फिगर का फाइंड आउट करने से अच्छा है हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकाल लेंगे और उस बल्कि फिगर को एक पॉइंट मास से रिप्लेस कर देंगे और फिर उसका इक्वेशन सॉल्व करेंगे. तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसको हम लोग इसलिए अप्लाई करते हैं. आई होप ये बात समझ में आई. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2 पॉइंट मासेस अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अगर दो बॉडी है जिनका पॉइंट मास है और इनका आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कहाँ से? अबाउट देयर सेंटर ऑफ मास. तो सपोज करो ये है m1, ये बॉडी है m2 और ये इनका है सेंटर ऑफ मास और यहाँ से इनका रोटेशन पूछ रहा है. तो यहाँ पर जो एक्सिस होगा वो इस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और ये रोटेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल डिस्टेंस अगर r लेट कर लो दैट विल बी योर r1 + r2. इज इट ओके? फर्स्ट थिंग. सेकेंड, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये रोटेट करेगा यहाँ पे इस तरीके से, सो सेंटर ऑफ मास दो इट इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, तो इसका इंडिविजुअल जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा. तो मैं कह सकता हूँ m1 r1 दैट इज इक्वल टू m2 r2. दिस इज सेकेंड इक्वेशन बिकॉज इट इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सो दोनों तरफ पलरा बराबर है ना, तो इसका जो मोमेंटम होगा इसका भी मोमेंटम बराबर होगा.
तो इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करो तो आपको R1 और R2 मिल जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने से। सो फ्रॉम 1 and 2 आफ्टर सॉल्विंग दिस, सॉल्व कर सकते हो आप लोग, चेक करो इस वैल्यू इतना आ रहा है कि नहीं। R1 इज M2 बाई M1 प्लस M2R एंड R2 इज इक्वल टू M1 बाई M1 प्लस M2R। ये आना चाहिए आपको। ओके, नाउ एज पर द फॉर्मूला ऑफ योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया which is m1 r1 square plus m2 r2 square। आई होप किसी को इस फॉर्मूला से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको करना क्या है, बस यहाँ पर r1 और r2 का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो इफ़ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ r1 एंड r2, i का वैल्यू आ जाएगा m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कैलकुलेशन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग को इसको कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। इस कभी कभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख दिया जाता है म्यू आर स्क्वायर, वेयर म्यू इज़ नथिंग बट m1 m2 बाई m1 प्लस m2। ये म्यू से कंफ्यूज मत होना कि ये वो फ्रिक्शन वाला म्यू नहीं है, है ना, वो फ्रिक्शन वाला म्यू नहीं है यहाँ पे, ये कुछ और है। ठीक है, आप m ही लिखो, नो प्रॉब्लम। तो कभी कभी ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं जहाँ पे ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ सकता है। तो इसको पहले से हम लोग ध्यान में रखते हैं। ओके, सो लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन के बीच में कुछ रिलेशन है। इस रिलेशन को हम लोग थोड़ी बाद में और कवर करेंगे। फिलहाल एक दो चीज़ जो है वो देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है। वो ये है कि मास, यहाँ पे जो मास का काम होता था वो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। यहाँ पर जो फोर्स का काम होगा लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में वो काम टॉर्क करेगा। लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आएगा। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, ये चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो काम मेरा लीनियर वेलोसिटी कर रहा था, यहाँ पे वो एंगुलर वेलोसिटी कर रहा है। यहाँ जो लीनियर एक्सेलरेशन हो जा रहा था वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे s था, सॉरी, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगा। ओके, ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं जो कि आपका, इसको हम लोग इंडिविजुअल फाइंड आउट करेंगे और इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको याद कर लो, ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ। इसको सबसे पहले याद करो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड न्यूमेरिकल्स, एंड देन बोर्ड्स के लिए इसको इंडिविजुअली प्रूव करना मैं सिखाऊंगा। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे याद करो। मैं एक बताता हूँ कैसे याद करेंगे इसे। जैसे कि ये एक रिंग है, रिंग का मास m है, कैपिटल M, और ये रिंग जो है यहाँ से डिस्टेंस इसका r है। तो अगर आप इसका फाइंड आउट करोगे, मान लो इसमें बहुत सारे मास है m1 m2 m3 m4, इसका आप लीनियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कैलकुलेट करोगे m1 r स्क्वायर, m2 r स्क्वायर, m3 r स्क्वायर, देन सम ऑफ देम इज इक्वल टू mr स्क्वायर, isn't it? एंड सिमिलरली इसके लिए जो रेडियस ऑफ जायरेशन आएगा वो भी सेम डिस्टेंस आएगा, क्योंकि इसका कहीं भी मास कॉन्सेंट्रेटेड हो वो कहीं यहीं पे होगा, सो इसका रेडियस ऑफ जायरेशन भी आर आएगा। सो k स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हम लोग बाद में देखेंगे कहाँ यूज़ होता है। आपको अगर यहाँ पे r मिल गया और k मिल गया तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। यही रिंग, अगर मान लो रिंग को वर्टिकली रखो, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, रिंग के बीचों बीच जो खाली जगह है वहाँ एक्सिस था। अब इस रिंग के बीचों बीच खाली जगह में नहीं, ये रिंग इस तरीके से है और इस रिंग के प्लेन पे ही एक्सिस है हमारा, जो रिंग को टच कर रहा है, रिंग को बीच से चीरते हुए जा रहा है और ये रोटेट कर रहा है। तो इसमें अब देखो ये इस तरीके से रोटेट करेगा तो इसका मास जो है अब नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इसका डिस्टेंस अलग अलग आ जा रहा है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग योर काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट, इट विल कम एज हाफ mr स्क्वायर। और इसका जब रेडियस ऑफ जायरेशन निकाला अभी हमने, अभी ये किया ही डेस्क के लिए, तो दैट विल बी r बाई √2, क्योंकि हमें k का वैल्यू पता है, k इज इक्वल टू √i/m। वहाँ से इसको सब्सटीट्यूट करोगे, इसका वैल्यू अगर पता है तो k आराम से मिल जाएगा, क्योंकि k इज इक्वल टू √i/m होता है।
तो आपको आर मिल जाएगा। सिमिलरली रिंग जो है अगर इसका एक एंड पे टच होके ये घूम रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अगर ये फ्लैट है और फिर ये मूव कर रहा है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन आपका होमवर्क है और इसको याद रखना भी आपका होमवर्क है। अभी मैं फ़िलहाल 2 होमवर्क दे रहा हूँ, एक रिंग के लिए और एक डेस्क के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे फिगर्स होते हैं, आपको अगर रिंग और डेस्क आ गया तो बाकी सारे भी आराम से आ जाएंगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क, हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग एंड अ डेस्क। सो इन फिगर से एक सिंपल सा प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन AIEEE 2003 में आया हुआ है। बोल रहा है एक सर्कुलर डिस्क है एक्स जिसका रेडियस r है, जो कि एक आयरन प्लेट से बना हुआ है और उसका थिकनेस t है। ठीक है, सो ये एक डिस्क है जिसका थिकनेस जो है वो t है और इसका रेडियस r है। और एक दूसरा डिस्क है सिमिलर जिसका रेडियस जो बोल रहा है 4r है। ओके, दिस विल बी 4r और इसका थिकनेस जो है वो है t/4। इस डिस्क का नाम है x, इस डिस्क का नाम है y। सो हमसे पूछ रहा है द रिलेशन बिटवीन Ix एंड Iy। सो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। ओके, नाउ डायरेक्टली फॉर्मूला से बनेगा ये, डायरेक्टली फॉर्मूला से। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहाँ पे था हाफ mr²। तो इसका मास m दोनों का सेम है, इट्स नॉट चेंजिंग। या नहीं, मास के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो मैं मास नहीं बोल सकता। यस, सॉरी। सो ओके, लेट्स सी, दिस इज r² एंड दिस विल बी Ix। इसको m1 पकड़ो, इसका मास चेंज हो जाएगा बिकॉज थिकनेस अलग अलग है, रेडियस अलग है, तो मास तो ऑब्वियसली चेंज होगा। एंड Iy इज इक्वल टू हाफ m2 और r की जगह यहाँ पे है 4r²। ओके, सो हेयर यहाँ पे मैं Ix को कह सकता हूँ मास को देखो हम लोग ये IIT में या फिर AIEEE में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, JEE मेंस एडवांस अभी कहते हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। सो एक सर्कुलर डिस्क का जो वॉल्यूम कितना होता है मैं आराम से निकाल सकता हूँ। इसका एरिया होता है πr²। सो एरिया इज πr² एंड इट्स थिकनेस πr² इंटू t अगर मैं कर दे रहा हूँ थिकनेस, तो ये हो जाएगा मेरा इसका वॉल्यूम। सो πr² इंटू t इज़ वॉल्यूम, और वॉल्यूम को जब भी आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये निकल जाएगा मास। इज इट ओके? है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। सो रो सपोज करो डेंसिटी, और दोनों का डेंसिटी तो सेम ही होगा ना, क्योंकि आयरन से बना हुआ है। आयरन का डेंसिटी कभी चेंज नहीं हो सकता, आयरन इज आयरन। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे अप्लाई करो, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा पाई, आर के जगह इसमें हो जाएगा 4r², और थिकनेस के जगह यहाँ पे हो जाएगा t/4, और डेंसिटी रो ही रहेगा, एंड दिस इज इक्वल टू 16r² इंटू। इज इट ओके? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ, जो कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकालो, पाई है, टी है, रो है, और ये हो जाएगा r के पावर में 4। यहाँ पे आ जाओ तो ये है हाफ, पाई है, टी है और रो है, और ये 4r² है, तो 4 का यहाँ हो जाएगा 16, और ये डिवाइडेड बाय 4 है, और ये 16r² एंड r² r टू द पावर 4, ये हो जाएगा 4। सो इफ़ यू डिवाइड देम, इसको इक्वेशन 1 पकड़ो, इसको इक्वेशन 2 पकड़ो एंड डिवाइड देम। ओके, इफ़ यू डिवाइड देम Ix बाई Iy करो, तो देखो जितने कांस्टेंट टर्म है ये सारे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये पूरा पोर्शन कैंसिल आउट, ये पूरा पोर्शन कैंसिल, r टू द पावर 4 r टू द पावर 4 ऑल्सो कैंसिल आउट। ठीक है, तो Ix जो होगा ये ऊपर में 1 रह रहा है, और Iy के पास है 16 इंटू 4, तो वो डिवाइड में आ जाएगा। सो दिस इज 1/64
तो मैं सिंपली कह सकता हूँ दैट आई वाई इज इक्वल टू 64 टाइम द एक्स. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं. एक और प्रॉब्लम लेते हैं हम यहाँ से. ये यूपी सेट का आया हुआ क्वेश्चन है. Moment of inertia of a uniform circular disc about the diameter is I. Now this is very interesting. Now this disc और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का डायमीटर के अक्रॉस ये एक्सिस है और यहाँ पे रोटेट कर रहा है, ये बोला हुआ है. और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे दिया है. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इट्स रिम विल बी हाउ मच. मतलब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें इस डिस्क का, इसका रिम यहाँ टच हो रहा है, तो ये पूछ रहा है हमसे कितना हो. ठीक है. सो प्रॉब्लम में ये जो गिवन है ये I इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 mr² होता है. ये आपको जस्ट डायरेक्टली फॉर्मूला में जाओगे अबाउट द डायमीटर ये याद हो जाएगा 1/4 mr². ठीक है. और हमसे पूछ रहा है अबाउट द रिम, अबाउट द रिम पूछ रहा है. सो उसके टर्म्स में बताना है उसके टर्म्स में कितना होगा. ठीक है. तो इसको देखते हैं हम लोग. ठीक है, ये तो गिवन पार्ट था हमारा. इसको मैं लिख सकता हूँ कि I इज इक्वल टू है 1/4 mr². तो यहाँ से मैं mr² का वैल्यू लिख सकता हूँ 4 × I. ओके. नाउ अबाउट द रिम का जो फॉर्मूला होता है, अबाउट द रिम, अबाउट द रिम का जो फॉर्मूला होता है ये होता है सपोज I1 दिस इज इक्वल टू 3/2 mr². इट इज 3/2 mr², नॉट दिस वन, सॉरी, दिस वन अबाउट द रिम, दिस. सो 3/2 mr². इस फॉर्मूला में mr² का वैल्यू 4i है, यहाँ हम सब लोग सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. So 3/2 into 4i, so this will come as 6. So the answer is 6. तो देख रहे हो आप फॉर्मूला याद रखने से कि कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो आसानी से हो जाएगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको इसको याद रखना है. ओके. सो नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वो होगा एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं. इसका टॉर्क के साथ रिलेशन क्या है. देन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, इसको हम लोग कवर करेंगे. एंड देन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से. एंड काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे. एंड देन ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ लेट मी नो. अदरवाइज थैंक यू.